नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है प्रोटीन, एमिनो अम्ल और पेप्टाइड। तीनों ही चीज़ों को हम आज की क्लास में एक साथ पढ़ने वाले हैं जो कि सिलेबस में क्लास 12 के अंतर्गत बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं। तो टॉपिक एक बार फिर से आप देख लीजिए हमारा टॉपिक क्या है। इसके पहले बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट क्लास पढ़ के आए हैं जिसमें हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और आज का हम टॉपिक ले रहे हैं क्या, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और पेप्टाइड। वैसे ये तीनों ही टॉपिक नॉर्मली अलग अलग पूछे जाते हैं। प्रोटीन किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं या पेप्टाइड क्या है। लेकिन क्योंकि ये तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं तीनों एक दूसरे से मिक्सअप है। मीन्स एक की सहायता से दूसरी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर हमको जब एक की डेफिनेशन पढ़नी है तो कहीं ना कहीं दूसरे की डेफिनेशन उसमें इन्वॉल्व भी रहती है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन ही है जो कि हम आज की क्लास में एक साथ पढ़ने वाले हैं, और जिससे अलग अलग प्रकार के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं क्लास में बताते जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। टॉपिक्स हमारे क्या क्या है, हेडिंग डाल लेंगे प्रोटीन, एमिनो अम्ल और पेप्टाइड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो जैसे कि मैंने हेडिंग में डाल के रखा है प्रोटीन, है ना। लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन अगर हम जैविक रूप से देखें, बायोलॉजी रूप से देखें तो प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करता है ना। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा था उस दिन हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। हम ये देखने वाले हैं कि हम उसमें उसकी संरचनात्मक रूप से वास्तव में वो क्या है, किस प्रकार से उसमें केमिकल्स कौन से होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं, रासायनिक रूप से कौन सी संरचना होती है, तो हमको ये पढ़ना है। तो प्रोटीन के बारे में आपको इतनी जानकारी है कि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो हमारा शरीर होता है, जंतु शरीर जो होता है मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लेकिन अब हम संरचना की बात जब करते हैं कि प्रोटीन क्या है, डेफिनेशन हमको बतानी है। तो फर्स्ट एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर कहा जाता है प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी और मैंने कहा था कि ये तीनों जो टॉपिक हैं वो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया प्रोटीन की प्रोटीन क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन क्या है तो आप एक लाइन में क्या बताते हो कि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट की क्लास तो प्रोटीन के साथ हमको क्या चीज़ मिल गया, साथ में एमिनो अम्ल, है ना। अब जैसे एमिनो अम्ल मिल गया तो अब अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक है। तो हमारा जो टॉपिक है इसी से शुरू हो जाता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल देखिए अभी हमारी जो प्रोटीन है उसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई है, केवल एक लाइन का मैंने आपको आंसर बताया कि प्रोटीन क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। लेकिन शुरुआत हो गई हमारी एमिनो अम्ल से, तो पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। ठीक है, तो साथ ही साथ पढ़ेंगे सारी चीजें, फिर खुद सारा सा आप निकाल के उनकी डेफिनेशन बना सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा हो गया एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल क्या है ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्टली एमिनो अम्ल क्या है, एक छोटी सी लाइन आप जो साइड हेडिंग है वो डाल सकते हैं, है ना। तो नाम में लिखा हुआ है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल अगर हम क्रियात्मक रूप समूह की बात करें तो यहाँ पर एमीन प्लस अम्ल दो चीज ये दिखाई हमको दे रहे हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। हम अगर रासायनिक रूप से हम पढ़ क्या है क्रियात्मक समूह एमीन के बारे में, और जब हम अम्ल की बात करते हैं तो वो अम्ल कौन सा होता है क्रियात्मक समूह में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो एमिनो अम्ल होते हैं वो एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलके बने होते हैं, है ना। तो एमिनो अम्ल की बात की हमने तो क्या हुआ, एमिनो अम्ल एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलके बने होते हैं। अब अगर हम इनका संरचना सूत्र देखें तो हम बात करते हैं एमीन की जो है RNH2। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो उसका जो संरचनात्मक सूत्र हम लिखते हैं वो क्या है, RCOOH। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कार्बोक्सिलिक समूह, और ये क्या हो गया
NH2 समूह। तो यहाँ पर कहा जाता है जो एमीन होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है जब एमीन समूह और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह आपस में संयोग करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके जो R का प्रतिस्थापन है वो हो जाता है एमीन समूह से, है ना। या हम इसको इस तरीके से समझे कि यहाँ पर इन दोनों का जब कार्बोक्सिलिक समूह प्रतिस्थापित करता है, यहाँ पर किसको, कार्बोक्सिलिक समूह जो है उससे NH2 समूह को जोड़ना है। वो कैसे जुड़ता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R इस प्रकार से NH2 CH COOH। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ बात करूँ, जैसे ये है, मैंने यहाँ पर लिख दिया R की जगह मैंने कर दिया CH3। तो ये जो CH3 है, इस CH3 के यहाँ पे दो जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किससे प्रतिस्थापित हो जाता है, NH2 से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का प्रतिस्थापन हो रहा है किससे, NH2 समूह से। तो यहाँ पर आ जाता है NH2 समूह। तो ये जो हमारा भाग है ये वाला, ये कहलाता है अल्फा एमिनो अम्ल। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, सिर्फ एमीन समूह की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एमीन समूह है वो एसिटिक अम्ल है। ये किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का है। तो एसिटिक अम्ल के जो हाइड्रोजन है उसको, है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर देता है एमीन समूह। तो हमको जो मिलते हैं वो हो जाते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। अब यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है अल्फा, तो ये तो एमीन हुआ, अम्ल हुआ। अगर मैं इसको दर्शाऊं तो वास्तव में ये क्या होते हैं, NH2 CH COOH और यहाँ मैंने लिख के रखा R। देखिए यहाँ पर R लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शब्द आ रहा है अभी अल्फा, है ना। थोड़ा सा और इसको क्लियर करें कि हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये वाला कार्बन हुआ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो है वो एमीन समूह के द्वारा हो जाता है तो एमिनो अम्ल बनते हैं। तो अगर हम एमिनो अम्ल की बात करें तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो एमिनो अम्ल होते हैं जिसमें एमीन और अम्ल, एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह साथ साथ पाए जाते हैं वो होते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। लेकिन अब ये जो एमिनो अम्ल है, हमने क्या कहा प्रोटीन की डेफिनेशन में कि जो एमिनो अम्ल होते हैं वो जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अल्फा शब्द आ रहा है तो यहाँ पर जो एमिनो अम्ल है वो अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा क्यों, कि ये जो एमिनो अम्ल है, हमने कहा एमीन भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी हो सकता है। तो ये जो एमीन समूह है जरूरी नहीं कि वो यहीं पर जुड़े हो सकता है कि जो एमीन समूह वो इस तरीके से हो, NH2 CH2 C R CH COOH। ये देखिए, है ना। तो एमिनो अम्ल की अगर हम बात करें तो जो एमिनो अम्ल होते हैं अगर इनका वर्गीकरण हम देखें तो वर्गीकरण में कहा जाता है ना, कि ये अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं। अल्फा बीटा गामा मतलब कि ये जो एमीन समूह है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो सकता है ना, कि यहाँ पर ये क्या है अल्फा कार्बन से एमीन समूह जुड़ा होता है तो यहाँ पर ये हो जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। ये क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा। तो अगर जो एमीन समूह है बीटा समूह से जुड़ा होता है तो वो हो जाता है बीटा एमिनो अम्ल। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्फा एमिनो अम्ल की, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, कि जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल हम इसकी बात करेंगे जहां पर एमीन समूह है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम एमिनो अम्ल की डेफिनेशन की बात करें तो ये है ना, कि अल्फा एमिनो अम्ल की हम डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अल्फा एमिनो अम्ल क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि एमीन और अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों जब एक ही समूह, दोनों जब एक साथ उपस्थित होते हैं तो एमिनो अम्ल का निर्माण होता है।
ठीक है, कि एमिनो अम्ल में एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह साथ साथ पाए जाते हैं, जिसको मैं मुख्य रूप से इस प्रकार से लिख रही हूँ संरचना सूत्र बना के, NH2CH और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया R। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक अल्फा एमिनो अम्ल, जिसके बारे में हमें पढ़ने वाले हैं, अल्फा एमिनो अम्ल। अब जब हम बात करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं एमिनो अम्ल का, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो एक वर्गीकरण तो जो मैंने आपसे कहा कि ये अल्फा बीटा गामा हो सकते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल हो सकता है, बीटा एमिनो अम्ल हो सकता है, या गामा हो सकता है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से वर्गीकरण में हम लिखते हैं उसमें है कि ये जो एमिनो अम्ल होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर पहला वर्गीकरण जिसमें यहाँ पर कहा गया कि ये हो सकते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, ये हो सकते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, दूसरा हो सकते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के, और तीसरा होता है उदासीन। तो यहाँ पर आप देखोगे एमिनो अम्ल, तो यहाँ पर एमीन और अम्ल, अगर एमीन और अम्ल की हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एमीन की जो प्रवृत्ति है वो क्षारीय होती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल क्या है, जिसमें अम्लीय प्रवृत्ति भी पाई जाती है और क्षारीय प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं किसकी, अम्लीय, तो अम्लीय मतलब कि ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें अम्लीय समूह मतलब COOH की संख्या ज्यादा होती है, ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें अम्लीय समूह मतलब COOH की संख्या ज्यादा होती है, वो हो जाता है अम्लीय। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल, यहाँ पर मुख्य रूप से जब हम अल्फा एमिनो अम्ल की बात करते हैं तो हमने ये जो R बनाया है, ये हमारा जो R है वो परिवर्तित हो सकता है। लगभग 20 से 20 एमिनो अम्ल भी ज्ञात हैं, 20 अल्फा एमिनो अम्ल भी ज्ञात हैं। तो इन 20 अल्फा एमिनो अम्लों में केवल ये जो R है वो चेंज होता है, NH2 और COH हमेशा स्थायी होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर आपसे कहा एस्पार्टिक अम्ल, तो वो जो एस्पार्टिक अम्ल होता है उसमें R बराबर हो जाता है CH2COOH। R का मान हम क्या रख देंगे, CH2COOH। तो जैसे ही COOH की संख्या ज्यादा होगी मतलब इसका अम्लीय नेचर ज्यादा हो जाएगा, और अम्लीय नेचर ज्यादा हो जाएगा तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल जहां पर कहा जाता है कि ये क्षारीय अमीनो अम्ल जहां पर NH2 समूह जो है उसका व्यवहार मतलब क्षारकता बढ़ जाती है, मतलब कि ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें NH2 समूह की संख्या ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय अमीनो अम्ल। एग्जाम्पल इसका हमारे पास है लाइसिन। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, इसका लाइसिन। और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर उदासीन। उदासीन मतलब कि ऐसा एमिनो अम्ल जिसमें कि अम्लीय और क्षारीय इन दोनों समूहों की संख्या बराबर होती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, तो ये एक एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर लिखेंगे आप कि ये एमिनो अम्ल मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। अम्लीय एमिनो अम्ल जिसमें अम्लीय समूह की संख्या ज्यादा होती है, क्षारीय एमिनो अम्ल जिसमें क्षारीय समूह की संख्या ज्यादा होती है, और फिर उदासीन एमिनो अम्ल जिसमें अम्लीय मतलब एमीन और कार्बोक्सिलिक दोनों समूह की संख्या बराबर होती है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे की क्लास देखते हैं क्या है। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। अगर संरचना पे ध्यान दें तो यहाँ पर ग्लाइसिन तो सबसे सरल है लाइसिन, क्योंकि क्षारीय है तो यहाँ पर ये जो R है इसकी जगह आ जाता है, आप नोट कर सकते हैं CH2 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 NH2। ये देखिए ये क्योंकि क्षारीय है मतलब इसमें NH2 समूह ऐड होगा, तो अगर हम R की जगह इसे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइसिन। इसी प्रकार से उदासीन, उदासीन हमने कहा कि क्षारीय अम्लीय दोनों इक्वल होना चाहिए। सबसे सरल एमिनो अम्ल है जहां हम R की जगह क्या रख देते हैं, H। मतलब यहाँ पर अगर मैं कर दूं NH2 CH2 COOH तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन।
ठीक है, तो ये हुए एग्जाम्पल अल्फा एमिनो अम्ल के और वर्गीकरण। एक छोटा सा वर्गीकरण और जो कि पूछा जाता है वो यहाँ पर है, नोट कर लिया आपने से, वो है कि जो एमिनो अम्ल है वो हमारे शरीर की आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट है आवश्यक एमिनो अम्ल और सेकंड है अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, इसे आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो कि हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते, मतलब कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते पर हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते पर हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। फर्स्ट नोट किया आपने, ठीक है। तो आवश्यक जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते लेकिन भोजन के रूप में हमें उन्हें लेना आवश्यक होता है, इन्हें हम कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। फॉर एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, ये भी है हिस्टिडीन है, जो अभी हमने पढ़ा लाइसिन है, ये आवश्यक है। आवश्यक है मतलब कि ये शरीर में बनते नहीं है लेकिन भोजन के रूप में हमें इन्हें लेना आवश्यक होता है। दूसरा हमारे पास है अनावश्यक मतलब कि जो हमारे शरीर में संश्लेषित तो होते हैं पर हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो कि शरीर में संश्लेषित होते हैं पर शरीर के लिए किसी प्रकार से बहुत आवश्यक नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्लाइसिन, जिसको अभी हमने पढ़ा। ग्लाइसिन केमिकल रूप में अगर आपको राशि संरचना लिखी है तो मैंने लाइसिन और ग्लाइसिन की आपको बता चुकी हूँ, वो संरचना आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये क्लासिफिकेशन भी अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है। तो ये आपका क्या हो गया, एमिनो अम्ल से संबंधित टॉपिक कि एमिनो अम्ल, एमीन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह साथ साथ पाए जाते हैं वो एमिनो अम्ल कहलाते हैं। मुख्य रूप से इनका जब हम वर्गीकरण देखते हैं तो हमने कहा कि ये अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, या फिर आवश्यक एमिनो अम्ल हो सकते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित, क्योंकि हम पूरा कवर कर रहे हैं एमिनो अम्ल, इसी से संबंधित एक टॉपिक पूछा जाता है, ज्विटर आयन। देखिए इसी से संबंधित है ये ज्विटर आयन क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि एमिनो अम्ल मतलब जिसमें कि NH2 और COOH दोनों समूह साथ साथ पाए जाते हैं। और वहीं हमने पढ़ा कि ये होता है क्षारीय प्रवृत्ति का और ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रवृत्ति का। तो क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षार दोनों की डेफिनेशन, जहां हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं जब इनका जलीय विलयन लिया जाता है तो जलीय विलयन में अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, है ना। प्रोटॉन दाता होते हैं मतलब प्रोटॉन का दान करते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ हमने क्या कहा, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो जब एमिनो अम्ल को जल में घोला जाता है, ये आसानी से जल में विलय होते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, प्रोटॉन दान करते हैं और एमीन जो होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारा एमिनो अम्ल है ये प्रोटॉन ग्रहण करता है H+ के रूप में, तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, ये प्रोटॉन देता है ना, ये प्रोटॉन देता है और जब ये प्रोटॉन देता है तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो एमिनो अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो इस रूप में पाया जाता है, जहाँ पर एमीन समूह प्रोटॉन ग्रहण करता है और उस पे धनावेश होता है, कार्बोक्सिलिक समूह प्रोटॉन दान करता है और उस पे माइनस चार्ज होता है। और यहाँ पर ये दोनों आयन जब साथ होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन।
उसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो ये भी आपका पूछा जाता है कि ज्विटर आयन क्या है, कि जो एमिनो अम्ल है वो जलीय विलयन पे इस रूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि एमीन समूह प्रोटॉन ग्राही होने के कारण प्रोटॉन ग्रहण करता है और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होने के कारण प्रोटॉन दान करता है। इस कारण इस पे NH2 पे NH3 धनावेश के रूप में और CO माइनस के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये हुआ हमारा एक टॉपिक एमिनो अम्ल के बारे में। ठीक है, तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो एमिनो अम्ल के बारे में हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब नोट कर लिया आप इसे, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके पेप्टाइड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं पेप्टाइड की, देखिए अभी मैंने प्रोटीन स्टार्ट तो मैंने प्रोटीन ही किया था, पर प्रोटीन की डेफिनेशन के लिए मुझे आगे पेप्टाइड की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो हेडिंग भी आप डाल सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ वो क्या है, पेप्टाइड। पेप्टाइड, ओके, पेप्टाइड। तो यहाँ पर कहा जाता है जब दो एमिनो अम्ल का संयोग होता है, एमिनो अम्ल की हम बात कर रहे हैं, NH2 CH2, यहाँ पर CH2 ले लेती हूँ मैं ग्लाइसिन एग्जाम्पल के रूप में। ये जब यहाँ पर कहा जाता है दो एमिनो अम्ल आपस में संयुक्त होते हैं, ये जब दो एमिनो अम्ल आपस में संयुक्त होते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है एक का हाइड्रोक्सी समूह और दूसरे का हाइड्रोजन, ये आपस में संयोग करके H2O बना लेते हैं, जल के रूप में अलग हो जाते हैं। और जब ये समूह आपस में जुड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, NH2 CH2 CO NH CH2 COOH। देखिए इसका OH और इसका हाइड्रोजन ये निकल गया, तो हमें बीच में ये जो समूह मिला ये है ना। तो थोड़ा सा हम पेप्टाइड की बात करें तो यहाँ पर पेप्टाइड क्या हुआ, तो कहा जाता है जब दो एमिनो अम्ल आपस में संयोग करते हैं तो पेप्टाइड बनते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल जब आपस में संयोग करते हैं तो पेप्टाइड का निर्माण होता है। वास्तव में पेप्टाइड क्या है कि एक एमिनो अम्ल का हाइड्रोक्सी समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का जो एमीन समूह है, इसका जो हाइड्रोजन है ये H2O के रूप में निकल जाता है और ये आपस में CONH से जुड़ जाते हैं। ये जो CONH है इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेप्टाइड बंध क्या है। तो दो एमिनो अम्ल जब संयोग करते हैं और संयोग करने के पश्चात जिस बंध से बंधे होते हैं उसे हम कौन सा बंध कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, जो मुख्य रूप से किस यूनिट का बना होता है, CONH। ठीक है, अब तो ये हुआ पेप्टाइड। अब ये जो पेप्टाइड है जब दो एमिनो अम्ल मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। इसी प्रकार से जब तीन एमिनो अम्ल मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। जैसे जैसे पेप्टाइड आपस में एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं, जैसे कि मैंने दो एमिनो अम्ल को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, डाइपेप्टाइड। अगर मैं तीन एमिनो अम्ल को जोड़ देती हूँ तो वो क्या हो जाता है, ट्राइपेप्टाइड। इसी प्रकार से टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। तो ये जो पेप्टाइड होते हैं वास्तव में अमीनो अम्ल के सहयोग से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर कहा जाता है कि जब 10 से अधिक एमिनो अम्ल 10 से अधिक एमिनो अम्ल संयोग करते हैं तो उनके संयोग से बनता है पॉलीपेप्टाइड। उनके संयोग से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड। जब 10 से अधिक जो अपना क्या हमने कहा, 10 से अधिक जो एमिनो अम्ल आपस में संयोग करते हैं तो उसे हमने क्या कहा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अब पेप्टाइड के बारे में आप जान चुके